नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और मैं आज आप लोगों को सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को तारे की उत्पत्ति के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने तारे की उत्पत्ति को समझ लिया होगा तब जाके आपको सौर मंडल का भी पता चल जाएगा। तो आज हम सौरमंडल के उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। और आप लोगों को बता दूं कि सौरमंडल की उत्पत्ति की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर दो तरह के मत आ गए थे दार्शनिकों में, मतलब जिन्होंने सौरमंडल की उत्पत्ति में जो अपने अपने सिद्धांत पेश किए थे, तो उन्होंने दो तरह के सिद्धांत को दिया था। एक तो था हमारा द्वैतवाद और एक था अद्वैतवाद। मतलब कि अद्वैतवाद का मतलब ये होता है कि एक तारा अर्थात मोनास्टिक, और जब हम द्वैतवाद की बात करते हैं तो ड्यूलास्टिक यानी कि दो तारा से। तो कई विद्वानों ने माना कि जो सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है वो एक तारे से हुई है, और कई विद्वानों ने माना है कि सौरमंडल की उत्पत्ति जो है वो दो या तीन तारों से हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है अद्वैतवाद, क्या है द्वैतवाद। तो जब हम अद्वैतवाद की बात करते हैं तो मोनास्टिक या एक तारा, यहाँ पर हमारे अद्वैतवाद में जो सबसे प्रमुख जो दार्शनिक हैं उसमें से इमैनुअल कांट, मतलब कि कांट हैं, और हमारे दूसरे हैं लाप्लास। तो जब हम कांट की बात करते हैं तो कांट ने 1755 में सिद्धांत दिया था। और दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कांट ने जो सिद्धांत दिया था उसे वायवीय राशि सिद्धांत कहा गया था। वायवीय राशि सिद्धांत का मतलब ये है कि इन्होंने मतलब कि कहा था कि जब हमारी वायु, इन्होंने जो कांट ने ना मुख्यतः वायु से आरंभ किया था अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करना। मतलब कि यहाँ पर इन्होंने कांट ने कहा कि जो ये वायु है, आप यहाँ देख रहे हो डॉट डॉट जो है ये गैस है, वायु है। तो यहाँ पर क्या है कि जब गैस या धूलकण जो है वो ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब इकट्ठे होने लग गए तो क्या हुआ कि वो इकट्ठे होने के बाद एक छोटे से परमाणु का रूप लिया। मतलब छोटे परमाणु ने फिर बड़े पिंड का रूप लिया, फिर बड़े पिंडों ने बड़े प्लेनेट का रूप लिया। तो इसी प्रकार यहाँ पहले गैस, फिर पिंड से गैलेक्सी, फिर गैलेक्सी से हमारा मतलब कि ब्रह्मांड या जो भी हो। मतलब इन्होंने कहा है, मतलब इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने देखा जाए तो इन्होंने ये कहा कि जब हमारी जो निहारिका थी या जो निहारिका है, तो निहारिका जब आगे समय के साथ जब घूमने लगी, मतलब कि घूम रही थी वो, और घूमने के कारण क्या हुआ उसमें मतलब कि गति हुई, और गति और गुरुत्वाकर्षण ये दोनों साथ में ही लग रहा था। तो यहाँ पर क्या है कि इसके जो छल्ले हैं वो छल्ले इससे अलग होते गए समय के साथ, और जब वो छल्ले अलग हुए तो वो आगे चल के मतलब कि एक मतलब कि प्लेनेटों का रूप ले ली है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले यहाँ मतलब कि गैस था, धूलकण था, उसके बाद फिर ये प्लेनेट बना, फिर प्लेनेट से गैलेक्सी या आकाशगंगा, फिर आकाशगंगा से हमारी निहारिका या संपूर्ण ब्रह्मांड बना। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं लाप्लास की बात करते हैं तो लाप्लास ने इन्हीं के सिद्धांत को, मतलब कि एक कांट के सिद्धांत को ही आगे बढ़ाकर थोड़ा अच्छी तरह से उल्लेखित किया था। और लाप्लास ने 1796 में निहारिका परिकल्पना दिया था। और इसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो जैसे कि ये कांट ने यहाँ पर क्या कहा कि पहले गैस, धूलकण, फिर पिंड के बाद आकाशगंगा, और उसी में आकाशगंगा में हमारी सौरमंडल। लेकिन इन्होंने क्या कहा, ये डायरेक्ट निहारिका पे पहुंचे, मतलब निहारिका मतलब कि हमारी निहारिका पे पहुंचे। इन्होंने ये कहा कि जब समय के साथ जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या अभिकेंद्रीय बल के कारण क्या हुआ कि मतलब कि जब इन्होंने क्या कहा जब अभिकेंद्रीय बल से ज्यादा हुआ, मतलब कि इन्होंने निहारिका परिकल्पना में ये कहा कि जब अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल से, मतलब कि अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल से जब अधिक हुआ तो क्या हुआ कि निहारिका जो है वो मतलब कि थोड़ा स्लो घूमने लगी। स्लो घूमने के कारण क्या हुआ कि वो जो है ना ठंडी हो गई, और ठंडी होने के कारण जो उसके छल्ले हैं वो इससे अलग होते गए धीरे धीरे, और अलग हुए, ठंडे हुए, फिर क्या हुआ ये छल्ले अलग हुए और ये संगठित होकर प्लेनेट का रूप ले ली। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों के अद्वैतवाद सिद्धांत, जिसमें कांट और लाप्लास ने मुख्यतः इस बात पर ध्यान दिया है कि यहाँ पर जो अपकेंद्रित बल है, ये जो अपकेंद्रित बल आप देख रहे हो, और ये अपकेंद्रित बल अभिकेंद्रित बल से अधिक हुआ तब जाके प्लेनेट का निर्माण हुआ है। क्योंकि ये दो प्रकार के विशेष बल काम कर रहे थे जब गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा था। तो इसलिए इन दोनों ही विचारकों ने इस बल को, अपकेंद्रित और अभिकेंद्रित बल को, मतलब कि विशेष तौर पर ध्यान दिया था प्लेनेट की या हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति में। इसके बाद जब हम बात करते हैं मतलब कि इसके बाद जब हम बात करते हैं क्या कहते हैं द्वैतवाद सिद्धांत की, ड्यूलास्टिक सिद्धांत की या दो तारे सिद्धांत की, तो इसमें हमारे विभिन्न दार्शनिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए थे, और जिन्होंने माना है कि जो हमारी सौरमंडल है उसकी उत्पत्ति दो तारों से हुई है। दो तारों से कैसे हुई है तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जो हमारे जो ड्यूलास्टिक सिद्धांत के जो समर्थक थे वो थे चैम्बरलिन व मोल्टन। चैम्बरलिन और मोल्टन ने क्या कहा था
कि मतलब इन्होंने ग्रहाणु परिकल्पना दी थी, चैम्बरलिन और मोल्टन ने ग्रहाणु परिकल्पना दी थी। इसमें इन्होंने 1905 में सिद्धांत पेश किया था कि जो हमारी सौरमंडल है, आप यहाँ देख सकते हो, मैंने मतलब कि यहाँ देखना, ये दो तारे हैं, एक तो हमारा स्टार है और एक हो गया हमारा सूर्य। तो क्या हुआ कि सूर्य है ना अपने पथ पर घूम रही थी या मतलब अपने स्थान पर था, लेकिन क्या हुआ कि इसके मतलब कि यहाँ से देखना कि ये जो मैंने एरो बना रखा है, यहाँ से क्या हुआ, एक तारा यहाँ से आया और इसके पास से गुजरते गुजरते, और जब इसके सूर्य जब तारे के नजदीक में आया तो यहाँ पर क्या हुआ कि सूर्य से के आसपास जो धूलकण थे या जो भी छोटे बड़े बड़े पत्थर थे, चट्टान थे, प्लेनेट थे, वो इस तारे की तरफ आकर्षित हुआ। और जब तारे की तरफ आकर्षित हुआ तब क्या हुआ कि वो तारा मतलब कि उस तारे ने इसको मतलब कि इकट्ठा कर दिया। जो ये हमारे जो प्लेनेट थे या धूलकण थे, इसने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ कि ये इकट्ठे होते गए, और जब वो तारा समय के साथ अपने सूर्य के कक्ष से बाहर चला गया तो यहाँ क्या हुआ कि सूर्य और हमारे उसके आसपास जो छोटे बड़े पिंड थे वो बचे। तो समय के साथ फिर क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो छोटे बड़े पिंड थे ये एक दूसरे से मिलते गए और बड़े होते गए, और इसी के कारण फिर हमारे जो सूर्य के आसपास जो छोटे बड़े प्लेनेट है, चाहे वो 8 हो चाहे वो जो भी हो, तो वो हमारे बने। तो इन्होंने डोलास्टिक सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने कहा कि सूर्य के साथ ही एक और तारा आया था, उसके कक्ष से गुजरा था, जिसने उसे मतलब जिसने उसके आसपास के घूम रहे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित किया, तब जाके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मतलब कि प्लैनेट्स बने। इसके बाद जब हम बात करते हैं जेम्स जीन्स व जेफरी की बात करते हैं, तो इन्होंने ज्वारीय परिकल्पना दिया था 1919 से 1929 में। तो आपको बता दूं मैं, ज्वारीय परिकल्पना भी बिल्कुल हमारे चैम्बरलिन के तरह ही था। मतलब कि इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि इसकी उत्पत्ति जो है, इसकी उत्पत्ति एक तारे से हुई है, मतलब सूर्य है और एक तारा है। यहाँ पर आप देखना इस वाले डायग्राम में, यहाँ पर क्या है, सूर्य है, और सूर्य से मान लो एक सूर्य के पास से ही एक तारा आ रहा है, और वो तारा ने क्या किया कि उसके जो ज्वार हैं, मतलब कि सूर्य के आसपास जो ज्वार थे, या सूर्य, आपको पता है सूर्य जो है वो एक आग का गोला है, और उसके ऊपरी जो पदार्थ है हाइड्रोजन हीलियम से बनी हुई है। तो एक तरह से वो क्या है कि जो ज्वार थी या जो ज्वालामुखी थी, तो उस तारे ने उसके ज्वार को अपने और आकर्षित किया। आप लोग यहाँ देख सकते हो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ये आकर्षित कर रही है, मतलब कि, और ये जब इसने आकर्षित किया है इसको, तो क्या हुआ कि मतलब कि अभी दूर है तो इसने आकर्षित किया, लेकिन जब ये धीरे धीरे जब यहाँ नजदीक पहुंचा तो ये जो ज्वार है ये बिल्कुल पूरी तरह से इस सूर्य से अलग हो गया है, और अलग होने के साथ ही इसने मतलब एक बहुत बड़ा रूप ले लिया था। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि समय के साथ ही जब ये तारा अपने कक्ष मतलब सूर्य के कक्ष से दूर चला गया, तो ये तो जो पिंड थे ये तो वैसे ही घूम रहा था सूर्य की तरफ, तो क्या हुआ, समय के साथ इसमें भी दरार पड़नी चालू हो गई थी, और जब दरार पड़ी तो फिर जाके छोटे बड़े हमारे प्लैनेट्स बने। तो यहाँ पर इन्होंने जेम्स जीन्स व जेफरी ने ज्वारीय परिकल्पना दी थी, जैसा कि आप देख सकते हो। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, रसेल हैं, रसेल ने भी मतलब कि रसेल ने द्वैत तारक सिद्धांत का भी इन्होंने भी द्वैत तारक परिकल्पना दिया था। जब मैं रसेल की बात करूँ ना, तो रसेल ने भी इन्हीं दोनों के मतों को थोड़ा सा और आगे समर्थित किया था। और आपको मैं रसेल के दिखाऊंगा यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था, रसेल ने क्या कहा था कि 3 तारे की बात की थी। मतलब कि जो रसेल है हमारे, रसेल ने यहाँ पर 3 तारे की बात की थी। कैसे 3 तारे, मतलब सूर्य है और एक तारा है, जो मतलब कि सूर्य के नजदीक जो एक बड़ा सा पिंड है या तारा है वो सूर्य के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसी के साथ ही दूर से एक बहुत बड़ा पिंड यानी कि एक बहुत बड़ा तारा उसके नजदीक आ रहा है। तो क्या हुआ कि जब वो नजदीक आ रहा था तो उस छोटे से स्टार ने या तारे ने क्या किया कि उसके जो आसपास के जो पिंड थे उसको अपनी ओर आकर्षित किया। यहाँ आप देख सकते हो कि ये सूर्य है, ये छोटा सा स्टार है और ये बड़ा स्टार है। तो इस बड़े स्टार ने इस छोटे स्टार के पिंडों को अपनी ओर आकर्षित किया, और फिर क्या हुआ कि इन छोटे बड़े पिंडों ने मतलब कि आकार लेना शुरू कर दिया था। और जब यही तारा जब अपने कक्ष से दूर चला गया या सूर्य के कक्ष से दूर चला गया, तो फिर जाके पूरी तरह से ये मतलब कि खुले आकाश में सूर्य की परिक्रमा करने लगी। और फिर जाके क्या हुआ कि ये छोटे तारे और इस पिंडों ने भी अपना रूप बदलना शुरू कर दिया, मतलब इसमें समय के साथ दरार पड़ी, इसके भी आकार बदले, और फिर जाके इन्हीं दोनों तारों ने क्या किया कि 8 प्लैनेटों का रूप लिया, चाहे वो हमारे कोई भी हो। तो मतलब इस प्रकार रसेल ने 3 तारे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उसके बाद हम बात करते हैं होयल की बात करेंगे। तो होयल या हमारे लिटिल लिटन की बात करेंगे। मैंने आप लोगों को तारे की उत्पत्ति में बता दिया था कि होयल और लिटिल लिटन ने मतलब कि सुपरनोवा सिद्धांत पेश किया था। और सुपरनोवा सिद्धांत में मैंने आप लोगों को बताया होगा कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। धमाका कैसे कि पहले हैलो का निर्माण हुआ,
फिर जाके भ्रूण तारा बना, फिर स्थिर तारा बना, फिर जाके रेड सुपर जायंट तारा बना। और उसी रेड जायंट सुपर तारे ने एक बहुत बड़ा धमाका किया, जिससे कि उसके आसपास के धूलकण फैल गए और केंद्र जो था, कोर था, वो हमारा न्यूट्रॉन तारा बना था। और न्यूट्रॉन तारा ही सूर्य बना और उसके आसपास जो फैले मलबे थे उन्होंने ही प्लेनेट का रूप लिया था। तो लिटिल लिटन का यही सिद्धांत था जो इन्होंने, मतलब कि लिटिल लिटन और होयल ने इस प्रकार सुपरनोवा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसके बाद जब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑटो शिमर्ट ने एक अंतर तारक धूल परिकल्पना दी थी, और ये बहुत ही आसान है। वैसे अंतर तारक धूलकण परिकल्पना जो है, इन्होंने ऑटो शिमर्ट ने क्या कहा कि जैसे कि हमारी जो निहारिका है ना, निहारिका समय के साथ ही घूम रही है, मतलब घूम रही है, अपनी पथ पे घूम रही है, और उसके आसपास क्या है, जो धूलकण है ना, तो धूलकण इकट्ठे हुए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के कारण क्या हुआ कि उन धूलकणों ने अपने जो मतलब कि रूप हैं वो रूप लेना स्टार्ट कर दिया था, मतलब शुरू कर दिया था गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और वो छोटे पिंड, फिर बड़े पिंड, फिर उससे बड़े पिंड, और फिर जाके प्लेनेट में बनना आरंभ कर दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो निहारिका है, आप यहाँ देखना, ये जो निहारिका है, निहारिका के आसपास बहुत सारे धूलकण है, और इन धूलकणों ने फिर क्या किया कि प्लेनेट का रूप लेने लग गई। और फिर जाके हमारे ऑटो शिमर्ट ने मतलब कि अंतर तारक धूलकण परिकल्पना को प्रतिपादित किया था 1943 में। और इसके बाद मैं आप लोगों को दोस्तों बताऊंगा कि सबसे, वैसे आप इन सभी सिद्धांतों को तो आपने देख लिया, ये जहां तक ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हम बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की, तो वैसे तो बिग बैंग थ्योरी में आपको पता ही चल गया होगा, जो मैंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया था, कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। और आपको बता दूं कि इसी विशाल धमाके से जो मलबे अंतरिक्ष में फैले थे, उससे ये हमारे तारे और ग्रहों का निर्माण हुआ था। मैंने आप लोगों को बता दिया है, अगर आप लोग पहले लेक्चर को देखोगे तो आप लोगों को सौर मंडल का बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि जो ये तीनों जो लेक्चर हैं, मतलब ये तीसरा लेक्चर है, इसके पहले जो 2 लेक्चर हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं। अगर आप इन तीनों लेक्चर को एक बार अच्छी तरह से देख लोगे तो आपको बाकायदा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और ये जो सिद्धांत जितने भी वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों मैं बताऊं आपको कि इसके बाद मैं सौर मंडल का विशेष तौर पे बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको सौर मंडल के उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में बताया था, इसके बाद मैं आप लोगों को सूर्य और मतलब हमारे जो ग्रह हैं इनके बारे में बताऊंगा। अभी तो मैंने वैसे आप लोगों को यहाँ बता दिया है, सूर्य हमारे, फिर है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, तो मैंने मतलब इन सब का बता दिया है, लेकिन मैं विशेष तौर पर इनके बारे में आगे बात करूंगा। तो यही था सौरमंडल की उत्पत्ति और इससे संबंधित सिद्धांत। तो दोस्तों अभी आप लोग इस मतलब कि देखते रहिए, और मैं ऐसी ही वीडियो बनाते रहूँगा। और विशेष तौर पर मैं आपको अच्छी तरह से सौरमंडल और अन्य जितने भी हमारे खगोल शास्त्र के डाउट्स हैं वो सब मैं बताऊँगा। तो देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।